नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण अध्याय 1 विचारों का आदान प्रदान भाषा के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि भाषा क्या होती है और इसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। आप इस अध्याय में जानेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है, तथा बोली और भाषा एक दूसरे से कैसे अलग हैं। साथ ही आप यह भी समझेंगे कि किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि क्यों कहा जाता है और हिंदी की लिपि देवनागरी क्यों है। हम मानक भाषा, साहित्य और व्याकरण के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय 1 विचारों का आदान प्रदान भाषा। राजम के विद्यालय में वन्य जीवन संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। नेताजी ने अपने भाषण में वन्य जीवन के महत्व के बारे में तथा उसके संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी। विद्यालय में वन्य जीवन की अनिवार्यता व उनके संरक्षण विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा पोस्टरों व चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को ईमेल, व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यम द्वारा संदेश भेजकर भी जागरूक किया गया। ऊपर दिए गए वाक्यों और चित्रों द्वारा आपने जाना कि व्यक्ति को अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। सभी प्राणी जो हैं, जैसे इवन एनिमल्स भी अपना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो क्लियर भाषा नहीं बोलते। उनकी जो इसलिए उनका जो वो कह रहे हैं, उनका जो तरीका है, उनका जो एक्सप्रेशन का वे है, वो भाषा नहीं कहलाता। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है समझजीवी प्राणियों में जिसमें बोलने का दक्षता होती है, और इसी कारण मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के विचार या भावों का आदान प्रदान करता है। अब ये काम कौन करता है? केवल मनुष्य करता है। ऊपर के हमने चित्रों में क्या देखा कि भाई नेताजी ने भाषण दिया है, इसका मतलब उन्होंने बोलकर अपनी बात कही है। फिर क्या हुआ? निबंध प्रतियोगिता हुई, इसका मतलब लिखकर बात कही गई है। फिर पोस्टर और चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, वो भी लिखा हुआ ही है। ईमेल, व्हाट्सएप ये सब भी लिखकर ही भेजे गए। तो किसी न कई तरीके हो गए, लेकिन उन सब में क्या है कि बोलना या लिखना, मौखिक या लिखित। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें बोलकर तथा सुनकर मन के भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं ना कि सामने वाले की बात, वो बोल रहा है। पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने, समझाने, संगीत सुनने, बातचीत करने, इन सब में मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, लिखित भाषा के द्वारा अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, दूसरों के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर समझते हैं। तो पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र, ये सब लिखित भाषा के माध्यम है। लिखित भाषा का प्रयोग मौखिक की अपेक्षा सीमित है। मतलब क्यों सीमित है? क्योंकि लिखने के लिए शिक्षित होना भी जरूरी है, लिपि का ज्ञान होना भी जरूरी है। मतलब लिखने की कंडीशंस बहुत सारी हैं, उसको लिखना भी आना चाहिए। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, जो बिल्कुल ऐसा है कि 1 साल का है, वो भी लिखना नहीं जानता, लेकिन बोलता वो भी है। तो इसलिए लिखित भाषा का मौखिक के कंपैरेटिवली सीमित है क्षेत्र। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई जाती है और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, वो सांकेतिक भाषा में अपनी बात समझाता है। भाषा व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि सदैव अपनी बात इसके माध्यम से कही या समझाई नहीं जा सकती, इसलिए इसको एक भाषा के माध्यम के रूप में नहीं माना जाता।
मातृभाषा, जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। रामा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ और वह हिंदी बोलती है, इसलिए उसकी मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग की जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे चीन की राष्ट्रभाषा चीनी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, परंतु हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब संवैधानिक रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व कामकाज में प्रयोग की जाती है, उसको राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित हुई और जब से ही प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। कोई भी शब्द है उसको एक से अधिक रूप हो सकते हैं, वर्ण के भी। तो ऐसे में किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई सही क्या है। यूज़ तो उसको भी कर सकते हैं दूसरे को भी, पर सही रूप क्या है। जैसे चिन्ह, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। दोबारा, दोबारा, मानक रूप ये है। और लिखते ऐसे भी है, गई, ठंड, अंत, शुद्ध, भ। ये भय का साउंड वो दे रहा है और ये वाला बिल्कुल क्लियरेज है। और कम से जब लगभग 50 साल पहले, बल्कि 52 साल पहले, 50-55 साल पहले जब तख्ती पे लिखा जाता था तब ये वाला झ लिखना सिखाया जाता था। तो धीरे धीरे उसको एक रूप लाने के लिए डिसाइड किया जाता है कि भाई ऐसे लिखा जाएगा। तो लगता था कि ये भय है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। भय में बस ये वाला ही तो एक एक्स्ट्रा जो इधर इसमें बना हुआ है वो नहीं बनाना, नहीं तो ये भय बन जाएगा। तो अब ये वाला बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। द्वंद्व, फिर है बोली तथा भाषा। बोली भाषा का अविकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत, लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसमें विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है, मतलब बोली जो है, बोली का साहित्य नहीं होता, वो एक सीमित क्षेत्र में, एक लोकेलिटी में बोली जाती है। और जो भाषा है वो बोली का ही विकसित रूप है, क्योंकि उसमें साहित्य की रचना होती है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं इनका। और उसके विपरीत भाषा का जो प्रयोग होता है वो विस्तृत होता है। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, जैसे असम असमिया, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, कश्मीर कश्मीरी आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। जो हमारे मुंह से उच्चारित ध्वनियाँ हैं उनको यदि लिखने की बात हो तो उसके लिए कोई चिन्ह चाहिए, और चिन्ह होते हैं लिपि में। चिन्हों से ही लिपि बनती है, मतलब लिपि ही चिन्ह है, ये मान लीजिए। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, क्योंकि बोली की कोई लिपि नहीं होती। भाषा में साहित्य की रचना होती है, क्योंकि भाषा की लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि भी हो सकती है, जैसे गुजराती देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी है, और संस्कृत की भी देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन की भी रोमन, फ्रेंच की भी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला। साहित्य, हिंदी साहित्य सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजोकर रखता है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। जो सदियों पहले जो विद्वान थे, शिक्षाविद थे, उनके विचारों को हम तक कैसे पहुंचेंगे,
वो लिखित रूप में रखने से पहुंचेंगे। तो इसलिए और उस जो लिखित रूप है उसके से क्या होता है, हमारी जानकारी हमें पता चलती है। बहुत साल पहले जो हुआ वो हमें नहीं पता। अब जिस समय वाल्मीकि जी ने ये लिखी है, रामचरितमानस वगैरह लिखी गई हैं, उनका हमें क्या पता, वो हम उस लिखे हुए को ही पढ़ रहे हैं। तो यही जो साहित्य, यही साहित्य होता है, उनका जो लिखित रूप होता है। और उसके उस साहित्य के अध्ययन से हमारे ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार साधारण बातचीत की भाषा में ही लिखते हैं, जिसे गद्य साहित्य कहते हैं। जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखते हैं, मतलब उसमें वाक्य होते हैं। जैसे धतूरा का फल खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, तथा सोना अधिक मिल जाने से भी व्यक्ति पागल हो जाता है। तो ये एक साहित्य के मतलब उसमें लिखा हुआ है, वाक्यों के रूप में लिखा गया है। पद्य साहित्य में क्या होता है कि हम अपनी विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत करते हैं, और उसमें लय, तान, सुर वगैरह होते हैं, तो उनको गाया जा सकता है, वो पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो दोनों ही बातों में ऊपर उसी बात को वैसे लिखा हुआ है, नीचे उसी बात को कविता में लिखा हुआ है। इसके लिए हमें इसका अर्थ समझना होता है। गद्य साहित्य में कुछ अर्थ समझना नहीं होता, क्लियरली हमें ज़्यादातर होता है। हालांकि जो बहुत साहित्यिक वर्ड होते हैं उनको हमें उनके मीनिंग को जानना होता है। तो गद्य साहित्य में केवल ये अंतर होता है, लेकिन लिखा रहता है उसमें वाक्य के रूप में, और इसमें काव्य शैली में लिखा रहता है। इसका लाइन का मतलब ये है कि कनक ज़्यादा यदि हो जाए ना तो इंसान पागल हो जाता है। इस विधा के उदाहरण है गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवि, चौपाई। और उसके जो गद्य साहित्य के उदाहरण में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पत्र हैं, निबंध हैं और कहानी है, वो सब गद्य साहित्य में आते हैं। व्याकरण, भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। यदि व्याकरण का ज्ञान न हो तो भाषा अशुद्ध हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे तेरे को मेरे से क्या काम है, मेरे को तेरे से एक पुस्तक चाहिए। दूसरा ऐसे पढ़िए इसको, तुम्हें मुझसे क्या काम है, मुझे तुमसे एक पुस्तक चाहिए। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, नीचे वाला सही लग रहा है ना। तो ये सब ज्ञान किससे मिलता है, हमें व्याकरण से। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 रूप हैं, वर्ण विचार जिसमें वर्ण के विषय में अध्ययन करते हैं, शब्द विचार जिसमें शब्द के विषय में अध्ययन करते हैं, और वाक्य विचार जिसमें वाक्य के विषय में अध्ययन करते हैं। एक बार दोहराते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। वह भाषा जो संकेतों द्वारा बात समझाई जाती है और समझी जाती है वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व कामकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। बच्चों, आज हमने भाषा और व्याकरण की मूल बातें सीख ली हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।